सुखनपुर गांव। नाम जितना प्यारा था, हालात उतने ही कठिन। चारों ओर खेत खलिहान फैले हुए थे। मिट्टी की खुशबू लोगों की जिंदगी थी और बारिश ही उनकी तकदीर लिखती थी। यहाँ के किसानों की पूरी दुनिया इन खेतों में बसती थी। अगर फसल अच्छी होती तो गांव में दिवाली मनती और अगर फसल डूब जाती तो चारों ओर मातम छा जाता। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामलाल। रामलाल के पास कुल 2 बीघा जमीन थी। उसी पर वो गेहूं, चना और कभी-कभी धान उगाकर परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले 3 साल से मौसम उसके खिलाफ था। कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि और अब की बार तो पानी की ऐसी मार पड़ी थी कि खेत पूरी तरह डूब गए। गांव के हर कोने से बस एक ही आवाज आती थी, हाय रे बारिश। रामलाल आसमान की ओर देख, हे भगवान, तू हमें क्यों आजमा रहा है? कभी पानी के लिए तरसाते हो, कभी इतना बरसा देते हो कि सब बह जाए। अब बताओ, खिलाऊंगा। उसकी पत्नी गौरी आंगन में खड़ी थी, हाथ में खाली बर्तन लिए, आंखों में चिंता और चेहरा सूखा हुआ। गौरी, सुनो रामलाल, घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों को कल से सिर्फ खिचड़ी ही खिला रही हूँ। अब वो भी नहीं बची। बारिश ने सब चौपट कर दिया है। रामलाल चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि खाली पेट बच्चे सवाल करेंगे और वो कुछ नहीं कह पाएगा। इतने में उनका बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े भीग चुके थे, पैर में चप्पल तक नहीं थी। मोहन हाफते हुए, बाबा, तालाब के पास का खेत पूरा डूब गया है। गेहूं की बालियां पानी में तैर रही है। सब खत्म हो गया बाबा। ये सुनकर रामलाल के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो वहीं चारपाई पर ढह गया। रामलाल टूटे स्वर में, हे धरती माँ, अब किसके भरोसे जियो? खेत तो मेरा मंदिर था और अब वही मंदिर डूब गया। गौरी ने पति को संभालने की कोशिश की। गौरी धीमे स्वर में, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें जीना है, बच्चों के लिए। हो सकता है गांव में कोई मदद मिल जाए। सरपंच जी से बात करते हैं। शाम को जब गांव के लोग पंचायत भवन के सामने जमा हुए तो हर किसान की कहानी एक जैसी थी। मेरे खेत डूब गए, बीज बर्बाद हो गए, बैल भी बीमार पड़ गए। सरपंच लोगों से, भाइयों, मैंने तहसीलदार और कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी है। सरकार से मदद आएगी। गेहूं, चावल का राशन बटेगा, मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र करना होगा। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन रामलाल का दिल अब भी भरा नहीं था। रामलाल खुद से बड़बड़ाते हुए, सरकार का मुआवजा कब मिलेगा? बच्चों की भूख इंतजार थोड़े करेगी। रात गहरी हो गई। गांव के कच्चे घरों में अंधेरा छा गया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हर दिल में तूफान मच रहा था। रामलाल का घर टूटी फूटी झोपड़ी जैसा था। अंदर मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। बच्चे भूख से सो गए थे। गौरी ने खुद भूखा रहकर बच्चों को आखिरी रोटी खिला दी। गौरी धीरे से रामलाल से, सुनो, तुम्हें कल तहसील जाना चाहिए। वहाँ से शायद कोई मदद मिल जाए। रामलाल, गौरी, तहसील तक जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। बैलगाड़ी पिछले साल बेच दी, बस का किराया कहाँ से लाऊं? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल न पाई। रामलाल पूरी रात करवटी बदलता रहा। उसे याद आया कि कैसे पिछले साल सूखे ने उसकी सारी पूंजी छीन ली थी और अब बारिश ने उसकी उम्मीद भी डुबो दी थी। अगली सुबह गांव के बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे। खेतों में पानी भरा था, कच्चे रास्तों पर कीचड़ फैला था। रामलाल हल्के कदमों से अपने खेत की ओर चला। उसने देखा, जहां कभी सुनहरी बालना लहराती थीं, वहां अब सिर्फ पानी की चादर थी। रामलाल टूटे स्वर में, हे धरती माँ, जब तू खुश होती है तो सोना उगलती है और जब नाराज होती है तो हमें रोटी से भी महरूम कर देती है। उसके दोस्त रघुनाथ भी वहां पहुंचे। रघुनाथ के पास थोड़ी ज्यादा जमीन थी, लेकिन हाल उसका भी वही था। रघुनाथ, भाई रामलाल, अब तो लगता है हमें मजदूरी ही करनी पड़ेगी। खेत से तो अब कुछ नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो रघुनाथ, लेकिन मजदूरी कहाँ मिलेगी? गांव में सब किसान हैं। जब सबके खेत डूब गए तो काम कौन देगा? दोनों दोस्त गहरी सोच में डूब गए। तभी गांव के छोटे छोटे बच्चे मछली पकड़ते हुए खिलखिला रहे थे।
रामलाल ने सोचा, बच्चे भूखे पेट भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं पिता होकर चुप कैसे रहूं? इसी बीच गांव में खबर आई कि जिलाधिकारी यानी कलेक्टर साहब अगले हफ्ते सुखनपुर गांव आने वाले हैं। किसान खुश हो गए कि शायद उनकी हालत देखकर तुरंत मदद मिले, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही कलेक्टर रामलाल की किस्मत में नया तूफान बनकर आने वाला है। सुखनपुर गांव में इन दिनों हर कोई कलेक्टर साहब के आने की चर्चा कर रहा था। किसानों को उम्मीद थी कि अब उनकी तकदीर बदलेगी, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये उम्मीद एक और दर्द की शुरुआत बनने वाली थी। कलेक्टर का नाम था रघुपति सिंह। वो बेहद चालाक, लालची और घमंडी आदमी था। उसे किसानों के तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। उसका मकसद सिर्फ अपने जेब भरना और दिखावा करना था। गांव के लोग उसकी जेब गरम करे तभी उनकी सुनवाई होती। कलेक्टर ने खबर पाई कि सुखनपुर का सबसे मेहनती किसान रामलाल है। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देते हैं। यही बात कलेक्टर को चुभ गई। उसे नहीं भाया कि कोई गरीब किसान इतना सम्मान पाए। उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। कलेक्टर अपने दफ्तर में ये रामलाल नाम का किसान बहुत नाम कमा रहा है। सरकार के अफसर भी जब गांव का हाल पूछते हैं तो लोग उसी का नाम लेते हैं। अगर ये गरीब किसान इतना इज्जत पाएगा तो मेरी ताकत पर सवाल उठेंगे। नहीं, मुझे इसे सबके सामने नीचा दिखाना होगा। कलेक्टर की आंखों में लालच और जलन की चमक थी। आखिरकार वो दिन आया जब कलेक्टर साहब सुखनपुर पहुँचे। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब पंचायत भवन के सामने जमा हुए। सरपंच ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। सरपंच, नमस्ते कलेक्टर साहब, आप आए यही हमारे लिए सौभाग्य है। गांव के किसान कई महीनों से मुसीबत में हैं। बारिश ने सब कुछ डुबो दिया है। सबकी नजरें आपकी मदद पर टिकी हैं। गांव वाले जोर जोर से बोल उठे। गांव वाले एक स्वर में, हाँ साहब, हमारी सुनवाई कीजिए, राशन दिलाइए, मुआवजा दीजिए, बच्चों के पेट खाली हैं। कलेक्टर ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। कलेक्टर घमंड से, शांत रहो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। सरकार किसानों के लिए बहुत योजनाएं लाती है, लेकिन सबको बराबरी से मदद नहीं मिलती। पहले देखना होगा कि किसे वाकई हक है और कौन सिर्फ मुफ्तखोरी चाहता है। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। किसानों को डर था कि कहीं ये मदद सिर्फ चुनिंदा लोगों तक न सिमट जाए। तभी रामलाल आगे बढ़ा। रामलाल हिम्मत से, साहब, हम सब मेहनत करते हैं, मुफ्तखोरी कौन करेगा? बारिश ने खेत डुबो दिए, अनाज सड़ गया, घर में चूल्हा ठंडा है। अगर अब मदद नहीं मिली तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। रामलाल की सच्चाई भरी आवाज सुनकर कई किसान भावुक हो गए, लेकिन कलेक्टर का चेहरा कसैला हो गया। उसे ये बात खटक गई कि एक गरीब किसान इतनी हिम्मत से उससे सवाल कर रहा है। कलेक्टर तंज कसते हुए, अरे ये तो वही रामलाल है ना, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। हर बार गांव वाले तुम्हारा उदाहरण देते हैं। लगता है कि तुम इस गांव के नेता हो। सरकार से मदद लेने का सबसे बड़ा हकदार तुम ही हो। रामलाल ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके शब्द सीधे थे। रामलाल, साहब, मुझे नेता बनने का शौक नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि गांव के हर बच्चे को रोटी मिले, हर किसान की आंखों से आंसू सूख जाएं। अगर आप हमें राहत देंगे तो ये गांव फिर से खड़ा हो जाएगा। कलेक्टर ने मन ही मन सोचा, ये गरीब मुझे चुनौती दे रहा है। इसे सबके सामने सबक सिखाना होगा। कलेक्टर तेज आवाज में, ठीक है, मैं देखूंगा किसे मदद मिलनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, नियम कानून सबके लिए बराबर हैं और नियम तोड़ने वालों को जेल भी हो सकती है। ये सुनकर भीड़ डर गई। सब चुप हो गए। कलेक्टर के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। अगले दिन उसने तहसील में बैठकर मुआवजे की सूची बनाई, लेकिन सूची में जिन किसानों का नाम था, उनमें से ज्यादातर वे थे जिन्होंने उसे रिश्वत दी थी। रामलाल का नाम सूची से गायब था। गांव में जब खबर फैली तो सब दंग रह गए। गांव वाले हैरानी से, अरे रामलाल का नाम कैसे नहीं है? वो तो सबसे मेहनती किसान है। उसके खेत तो सबसे ज्यादा डूबे थे। रामलाल की पत्नी गौरी आंसू बहाने लगी। गौरी रोते हुए, सुनो रामलाल, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है।
जिनके पास जमीन भी नहीं है उन्हें मदद मिल गई और हमें कुछ नहीं मिला। आखिर क्यों? रामलाल ने आंखें बंद की। उसके सीने में आग जल रही थी। रामलाल दृढ़ स्वर में, ये कलेक्टर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं आवाज उठाऊंगा। उसके बेटे मोहन ने भी पिता का हाथ थाम लिया। मोहन जोश में, बाबा, आप अकेले नहीं हो, पूरा गांव आपके साथ खड़ा होगा। हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। रामलाल ने बेटे की आंखों में चमक देखी। उसे यकीन हो गया कि लड़ाई कठिन जरूर होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कलेक्टर रघुपति सिंह उसकी राह में और भी कांटे